आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में हमने चर्चा को स्थगित कर दिया है। कब तक? जब तक कि लोकसभा के चुनाव संपन्न नहीं हो जाते और नई सरकार अस्तित्व में नहीं आ जाती। ऐसा इसलिए है कि अब जो भी कुछ भी घटनाक्रम घटित हो रहा है वो चुनावों के मद्देनजर हो रहा है, तो अब बाकी सबको भूलकर हम भी चुनाव में व्यस्त होते हैं। तो इसलिए आज से हम चुनावी चर्चा के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। चुनावी चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है प्रचंड बहुमत की सरकार, बदलाव की दरकार। यह विषय हमने सुबह ही तय किया था, हालांकि शाम होते होते विषय में बदलाव की जरूरत आन पड़ी थी जब भारत सरकार के द्वारा तकरीबन 4 साल पहले संसद में पारित किए गए सीए के कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और फिर लगा अभी इस पर कई प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होनी है, तो इस पर हम कल बात करेंगे। आज हम उस पर बात करते हैं जो पिछले लंबे समय से देश में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। संसद को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 के आंकड़े को पार करेगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एनडीए 400 पार जाएगा। तो अब बहस इसी बात पर देश में छिड़ी हुई है कि क्या नरेंद्र मोदी के दावे के अनुसार जनादेश प्राप्त होगा, तब जबकि समूचा विपक्ष कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना रहे, भाजपा सत्ता में नहीं रहे। पर नरेंद्र मोदी के ये बात लोगों के जहन में मथती थी। एक दलील तो ये निकल के आती थी कि धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करना इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है, तो हो सकता है कि धारा 370 जहन में रहे, इसलिए मोदी जी ने सीटें 370 के टारगेट को सामने रखा। 400 पार के संदर्भ में था कि 370 जब भाजपा की, तो एनडीए को जो बाकी दल हैं वो भी 30-40 सीटें तो जीतेंगी। पर एक भाजपा के सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने अपने इस दावे की पृष्ठभूमि को कुछ अलग अंदाज में व्यक्त किया। उन्होंने कहा इतना प्रचंड जनादेश इसलिए चाहिए कि कुछ कड़े फैसले लेने हैं, कुछ बड़े फैसले लेने हैं, और वो बड़े फैसले संविधान में संशोधन के संदर्भ में। और संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए सदन में 2/3 बहुमत की जरूरत है और आधे राज्यों में भाजपा की सरकार की जरूरत है या एनडीए की जरूरत है, तभी जाकर वो कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो भाई ऐसे कौन से कड़े फैसले लेने, इस पर आज हम बात करेंगे। तो वही हमारा विषय है, प्रचंड बहुमत की सरकार, बदलाव की दरकार। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये विचारवान बयान जारी किया गया उस पार्टी के विचारवान चेहरा हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। हमारे साथ रविंदर सिंह ढुल जी हैं। जब भी ऐसे वैचारिक विषय होते हैं तो ढुल साहब अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ विषय रखते हैं, तो वह भी हमारे साथ इस चर्चा में है। और चूंकि संवैधानिक विषय है, न्यायिक विषय है, तो इसलिए हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस सीबी पांडे साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। एक बयान पर दृष्टि डालते हैं और प्रेम प्रकाश पांडे जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम ये कहना चाहेंगे वे पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है और पार्टी ने इस बयान का संज्ञान लेकर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। ये कहना भी अनिवार्य है कि भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय, हर फैसला राष्ट्र हित में होता है और संविधान के तहत लिया जाता है, और इसीलिए मैं समझता हूं कि इसे दोहराना आवश्यक है कि जो भी वक्तव्य उनके द्वारा दिया गया है ये उनका अपना निजी वक्तव्य है। तो कुल मिलाकर अनंत हेगड़े जी ने जो कहा उससे भाजपा के प्रवक्ता तो पल्ला झाड़ रहे हैं, पर अनंत हेगड़े जी कोई गली मोहल्ले के नेता तो है नहीं, सम्मानीय सांसद हैं, और ये बात जैसे दावे किए जा रहे हो उसकी पृष्ठभूमि में विचारणीय तो लगती है। तो प्रेम प्रकाश जी जरा रोशनी दीजिए, अगर ऐसा है तो स्वीकारने में अभी से परहेज क्यों, और अगर परहेज नहीं है तो फिर 370 और 400 पार की बात क्यों? तो थोड़ा प्रेम प्रकाश जी रोशनी दीजिए। अपने नेताओं के बयानों को खारिज करके किस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने साफ कह दिया। कई बार कई नेता भाषण देते देते अपना उसमें जो खुद का विचार है वो डाल देते हैं, लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही संविधान और संविधान के अंतर्गत सारे कार्य करती है। देखिए, हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी इसलिए कि उस समय सारे संविधान को धक्का बता करके और आपातकाल लगा दिया गया था, तो इसलिए ये बातें नहीं है। और आज भी 370 की जहां तक बात है, देखिए हर पार्टी आगे बढ़ते हुए उत्तरोत्तर क्रम में लक्ष्य रखती है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 370 के पीछे जो भावना ये होगी, एक तो हमारे जो कैलकुलेशंस
केंद्रीय टीम ने किया होगा, उसने उसको अस्पष्ट रखा। और दूसरा कि धारा 370 हम जो बनाए हटाए हैं, उसका भी उसी माध्यम से लोगों के जहन में हमारा जाए। ये दोनों पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हुई है। दूसरा 370 हम वहीं पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये भी नारा दे रहे हैं कि हर बूथ में हम 370 से जीतने की तैयारी करें। तो ये एक हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। हम 400 पार की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस तो क्या करेगी, वो 40 पार की बात करेगी, क्योंकि उसका फिक्स जो है पिछला वाला 42 से 44 का, तो वो 40 पार करेगी, 50 पार। तो एक लक्ष्य निर्धारित करके, और कोई भी जब बड़ा लक्ष्य रखेगा उसके समान पूरा किया है, और पब्लिक का जो सपोर्ट है पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है, इसलिए अगर संविधान संशोधन की आवश्यकता जितनी पड़ी, उन सबके तो जो आवश्यक चीजें हैं वो तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने संविधान संशोधन ही किया, बहुत सारे किए हैं। अरे प्रेम प्रकाश जी, थोड़ा मुद्दे पर आते हैं ना। सच कहने से इतना गुरेज क्यों? भाई क्या गलत कह दिया हेगड़े जी ने? हेगड़े जी ने कहा भाई दमदारी के साथ में फैसले लेने हैं, फैसले के लिए समर्थन चाहिए। संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किया कि कब जनादेश इस किस्म का मिले तब आप फैसले ले पाओ। तो हेगड़े जी अगर ये बात कह रहे हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं देश को, भाई आपके पार्टी के तमाम बड़े नेता और जिस विचार से आप निकले हैं वो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की वकालत करते, अब कैसे होगा? भाई 2/3 बहुमत हो सदन में, आधे राज्यों की विधानसभाएं भी आपके इस विचार के साथ आ जाएं तो हो जाएगा। तो इसमें बुराई क्या है? समान नागरिक संहिता को आप लागू करना चाहते हैं, उसके लिए भी इसी किस्म के कुछ संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि जो साहस हेगड़े जी ने दिखा दिया, वो साहस बाकी दिखाने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? क्यों मन की बात अगर जुबान पे आ गई तो इनकार कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे मन की बात नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने हेगड़े जी का बयान तो अभी इसी इसमें आप बोल रहे थे तो आधा हमारा पैचअप में नहीं सुन पाया था, प्रवक्ता का सुना था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, बिल्कुल हम उसके लिए हैं। और हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य जी, ये कई बार जो है चीजें बताई जा चुकी है। हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है हमारा जी, हम हिंदू राज्य के पक्षधर कभी नहीं रहे जी, और हिंदू राष्ट्र हम मानते हैं कि राष्ट्र जो है हमारी है, राष्ट्र सीमा के रहने वाले अंदर लोग, हजारों साल की उसकी संस्कृति, उसकी मान्यताएं और उन मान्यताओं के मानने वाले लोगों का समूह, तो ये तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है। प्रेम प्रकाश जी उसी बात पे रहना चाहते हैं, पर मैं रविंदर सिंह ढुल जी के पास जाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ किसकी बात को सच मान रहे हैं। गौरव भाटिया आपको सत्य के साथ दिख रहे हैं या अनंत कुमार हेगड़े जी आपको सत्य के साथ दिख रहे हैं? रविंद्र जी, चर्चा यहां से शुरू करते हैं। सच के साथ कौन खड़ा दिख रहा है आपको? भविष्य क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैं इनकी बातें सुन रहा था, हिमांशु जी, और इनके बयानात भी सुने हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बिल्कुल क्लियर है जी, ये अपने एजेंडा के साथ में चलते हैं, नए एजेंडा को कभी छोड़ते हैं। इन्होंने ये चीज जो है पब्लिक डिबेट में लेकर के आए हैं ताकि इस बारे में लोगों के बीच में चर्चा हो और कहीं ना कहीं एक जनमत को ये भांप ले कि क्या इस देश का जनमत जो है संविधान संशोधन के साथ है या उसके खिलाफ है जी, या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये जनमत के लिए जो है मैं कहता हूं कि एक एक्सरसाइज इसको मैं मानता हूं, जिससे पार्टी अपने ऑफिशियल तौर पे तो किनारे कर गई। यदि पार्टी उससे ऑफिशियल तौर पे किनारे कर देती है तो आप उसको निकालिए, ऐसे नेता को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालते। और दूसरी जो चीज है, हमें इस बात को बड़ा क्लियर तौर पे समझना होगा, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नहीं है कि इनके एजेंडा में नहीं है जी, इनके डेफिनेटिव एजेंडा के अंदर ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं इस देश की डाइवर्सिटी, इस देश के अंदर जो सेकुलरिज्म, उसको खतरे में डालने की चीजें जो इनके बीच में आती है, इनके एजेंडा के अंदर रहती है। उसी एजेंडा के तहत जो है ये इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे इन्होंने सीएए का एक्सपेरिमेंट किया या कोई और एक्सपेरिमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा रविंद्र जी, एक बात बताइए, आप तो आने वाले समय की आहट को महसूस करते हैं। जो लक्ष्य निर्धारित किया भारतीय जनता पार्टी ने, स्वयं भाजपा 370 पार, एनडीए 400 पार, आधे राज्यों में हमारी सरकार, अगर ये सब कुछ इनके पास आ गया तो वो कौन कौन सी चीजें जिसमें आपको लगता है संविधान की ये बदल डालेंगे? आ भर जाए इनके पास ताकत, फिर न रुकने वाले हैं।
आप इस देश के देखो रविंद्र जी, मैं बीच में रोकना चाहता हूं। जो स्वप्न देखते हैं ना वही उसे साकार कर पाते हैं, और देखो इन्होंने करके भी दिखाया। 30 साल बाद इस देश में स्पष्ट जनादेश की सरकार किसने बनाई? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। और उस जनादेश को बढ़ाकर दोबारा फिर से सरकार किसने बनाई? भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। तो इनको थोड़ा आप गंभीरता से लो। ये जो सपने देखने वाले हैं ना, इनका अतीत बता रहा है ये साकार भी कर लेते हैं, तो इन्हें खारिज मत करो। आप तो ये बताओ कि अगर ये सपना भी साकार हो गया तो ये अपने कौन कौन से सपने साकार कर देंगे? रविंद्र जी को कौन कौन से सपने इनके साकार होते हुए दिख रहे हैं अगर ये जनादेश मिल गया तो? इसमें थोड़ा सा पता चले ना, ताकि देश फैसला ले सके। भाई ऐसे सपनों को साकार होने देना है या ऐसे सपनों को साकार नहीं होने देना है, तो इसमें मदद कीजिए आप। देखिए हिमांशु जी, इनकी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी, आरएसएस के साथ में जो जनसंघ बाद में बना था भारतीय जनता पार्टी, इनके बहुत सारे आइडियोलॉजी जिन्होंने लंबे समय से एक बांट के रखी है, इसराइल को फॉलो करते हुए, और इस प्रकार की चीजें हम भी पढ़ते रहे हैं, बचपन से पढ़ने का प्रयास भी किया है इनकी आइडियोलॉजी को। चाहे इसे फॉलो करना ना करना एक अलग चीज होती है, बट पढ़ना बहुत आवश्यक होता है जी। तो इनके क्लियर से एजेंडा के साथ में ये चलते हैं, और इनके क्लियर से एजेंडा के अंदर जो है डाइवर्सिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। इनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, इन्हें देश का झंडा नहीं चाहिए, तिरंगा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसलिए आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर इतने लंबे समय तक उसको फहराया भी नहीं गया। तो इन्हें तो मतलब पहला आपको आशंका लग रही है कि ये देश का झंडा बदल देंगे, तिरंगा की जगह भगवा कर देंगे, ऐसी कोई उम्मीद आपको? ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी अपने एजेंडा को सेट करने के लिए ये किसी भी हद तक, किसी भी लेवल तक जाने वाली पार्टी है। और उसके लिए ये पब्लिक डिबेट, पब्लिक मैंडेट के लिए, मैं कहता हूं पब्लिक डिबेट इन्होंने जनरेट किया आज अपने नेता को कह करके। यदि ये सीरियस होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो रविंद्र जी कह रहे हैं कि भाई बात तो गंभीरता से लेने की है और ये कुछ भी कर सकते हैं, और अगर वाकई ये बयान को सही नहीं मानते तो उस नेता के खिलाफ कार्रवाई कर दें। पर बदल ये क्या क्या सकते हैं? रविंद्र जी ने बहुत मेरी मदद नहीं की, पर मैं जस्टिस सीबी पांडे साहब के पास इस उम्मीद से जा रहा हूं कि संविधान को, निर्माताओं ने कहा था भाई संविधान को हम थोड़ा लचीला रखना चाहते हैं। दुनिया में जो राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं वो ये बताते हैं कि भाई विश्व का सबसे लचीला संविधान जो है वो ब्रिटेन का है, और सबसे कड़ा संविधान जो है वो अमेरिका का है, और हमारा संविधान मध्य मार्गी है। हम संशोधन के प्रति आग्रही रहते हैं। नेहरू जी ने कहा भी था कि भाई जड़ नहीं होना चाहिए संविधान, उसे वक्त के साथ बदलना चाहिए। तो आपसे जानना ये चाहता हूं पांडे साहब कि अगर प्रचंड बहुमत की सरकार हो तो सब कुछ बदल सकती है, पूरा संविधान बदल सकती है, या कितने ही बहुमत की सरकार हो पर कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली जा सकती हैं? इसके संदर्भ में थोड़ा आपसे स्पष्टता मिले, क्या बदल सकता है, क्या नहीं बदल सकता। जो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं, संसद बैठती है, बदल देती है, तो थोड़ा सा चिंता होती है। थोड़े हमारी शंकाओं का समाधान करें। बदलने वाली जो बात है बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। उसमें यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका नहीं बदल जी। और बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान में फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हद तक डिफाइन किया है जी। और लेकिन भी कहा है उतना ही नहीं है, आगे भी इसमें बातें और जोड़ी जा सकती। तो ये तो तय करेगा सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बातें आप बदल सकते हैं और कौन सी बातें नहीं बदल। जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, जो कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जी। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि उन्होंने जजेस के अपॉइंटमेंट को कहा कि जो उनका सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है वो करेगा, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसको उन्होंने एक कानून बनाया, नेशनल जुडिशियल सर्विस अपॉइंटमेंट का कानून बनाया और उसको संविधान में अमेंडमेंट किया, संविधान में अमेंडमेंट करके उसको बनाया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्यायालय के, न्यायपालिका के स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसलिए उस पूरे अमेंडमेंट को, संवैधानिक अमेंडमेंट, संविधान के संशोधन को समझ लीजिए, उन्होंने खारिज और कहा कि नहीं, जो पहले सिस्टम था तो संविधान का संशोधन खारिज होगा। उसी तरह से उन्होंने बहुत सारे कहा कि जैसे वो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता है, तो सेकुलर स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे हैं जिसको कि आप फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने इंडिकेट कर दिया और उनका कहना था कि जो हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल ही हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें कौन सा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है। तो इसलिए आसान तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इस समय
उन बहुत सारे चीजों पर भाजपा का नजर नहीं होगा, लेकिन एक दो चीजों पर तो बिल्कुल भाजपा का नजर है जी। और वो जरूर वो चाहेंगे कि उनको संविधान में बदले, नहीं तो जो बेसिक उनका जो देखिए तो 25वीं आ रही है उनकी आरएसएस की 100 साल पूरे होने का, तो उस समय कुछ तो वो कुछ ऐसा कॉस्मेटिक चीज करेंगे कि लोगों के उनका जो लक्ष्य है उस दिशा में लगेगा कि बढ़ रहे। और जिसमें एक चीज सबसे बड़ी महत्व है कि जो सेकुलरिज्म है जी संविधान के प्रेम में डाल दिया गया, भारत इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो सेकुलरिज्म वर्ड बिल्कुल खटक रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के खास करके भारतीय जनता पार्टी का हो या न हो, आरएसएस के एजेंडे में सेकुलरिज्म बिल्कुल नहीं। तो सीवी पांडे साहब बोल रहे हैं ये जो शब्द लाया गया संविधान की प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष, कोई उसे धर्मनिरपेक्ष बोल लेता है, कोई सेकुलरिज्म के संदर्भ में बोलता है, उसके हटने के आसार हैं, जनादेश भर मिल जाए। तो प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ में जस्टिस सीवी पांडे साहब ने आपकी मंशाओं के संदर्भ में अपना आकलन साझा किया। दूर बैठे लोग भी आपकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, पार्टी के अंदर बैठकर भी आप अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा नहीं कर रहे हैं। ऐसी किस दहशत में आप जी रहे हैं आजकल? देखिए, जहां तक अभी बात हो रही थी कि हम लोग बहुमत पाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, अरे ये लोग तो बिना बहुमत के जी अभी पांडे जी बोल रहे थे कि प्रीएम्बल्स में बदलाव नहीं हो सकता, तो 76 में तो प्रीएम्बल्स में ही बदला जी। सेकुलर और डेमोक्रेटिक शब्द जो है ये तो इमरजेंसी पीरियड में आया जी। कोई उस समय संविधान में संशोधन नहीं हुआ, सारी संस्थाएं ये थी। तो ये मेरा कहना कि प्रीएम्बल्स से और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें नहीं बदलाव हो सकता, राइट टू इक्विटी ये सब में नहीं होगा, लेकिन हमारे जो उद्देश्य रहे और हमारे जो बिल्कुल उन्होंने कहा हमारे जो थॉट है जी, उस थॉट के अनुरूप हम चले। 370 में बदले, हम जो है यूसीसी के पक्ष में है, सीएए लाए, बिल्कुल ठीक है। हमारा मानना है कि आस पड़ोस के देश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है, सिख है, और नहीं, मैं थोड़ा रोकता हूं प्रेम प्रकाश जी। क्या है, जैसे सीए आप ला दिया, आज लागू भी आपने करने का नोटिफिकेशन निकाल दिया, पर इधर बंगाल से आवाज आई ममता दीदी की, कर लो, हम नहीं करते अपने राज्य में। विजयन साहब है केरल में, उन्होंने कह दिया यहां लागू नहीं होगा। अब ये तो आप जैसी मजबूत सरकार और मजबूत नेता को बड़ा अखड़ता है ना कि फैसला लिया हमने और राज्य के मुख्यमंत्री अलग हम नहीं मानते। तो उम्मीद करते हैं ना कि अगर आपके पास में प्रचंड बहुमत आ गया तो ऐसी आवाजें ना सुनाई दें, कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि भाई अगर केंद्र ने फैसला ले लिया तो उसके बाद राज्य ये ना बोले कि हम लागू नहीं कर पाएंगे। एक मजबूत सरकार का आशय क्या है कि वो अपने फैसलों को क्रियान्वित कराए। तो क्या उम्मीद करें कि ऐसे संशोधन हो जाएंगे ताकि देश सार्वजनिक रूप से ऐसा अपमानित ना हो। अब देश की सरकार ने फैसला लिया, राज्य चिल्ला रहे हम नहीं मानते, क्या कहते हैं आप? अरे नहीं, उनके नहीं मानने से क्या लागू नहीं होगा? क्या उनके मानने नहीं मानने का सवाल कहां है? वो कौन होते हैं? वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं भाई। ये तो संघीय व्यवस्था है ना, राज्यों के अपने अधिकार, संघ के अपने अधिकार, केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं भाई। राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कोई गली नुक्कड़ के लोग थोड़ी बोल रहे हैं कि अरे बोल रहे हैं, उनको बोलना भर है, वो अपने पॉलिटिकल इशू के लिए बोल रहे हैं जी। वो भी जानते हैं कि इस कानून को वो रोक नहीं पाएंगे, ये सेंट्रल का एक्ट है जी, वो सब जान रहे हैं जी। तो देखिए, ये जो वो डिबेट की बातें कर रहे हैं और जहां तक उनको जिस तरीके में लोग बताए जा रहे हैं, जैसे खड़गे जी बोल रहे हैं कि भाई अब 400 पार आ जाएंगे तो मोदी जी बोले अगला चुनाव ही नहीं होगा जी। ये वो लोग हैं जो एक समुदाय को देश की आजादी के बाद से लगातार भयभीत करके अपने वोट बैंक के रूप में उपयोग करते आए। और जहां तक हम लोग जिन उद्देश्यों को लेकर के जो हमारे, अरे आप तो हमारे को सीधा सीधा मार्गदर्शन दो, क्यों आपको 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए और क्यों आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार चाहिए? क्या करना है जिसके लिए इतना सब कुछ चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए आपको? क्यों नहीं चाहिए? हमको यूसीसी लागू करना है जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है जी, है? हमारे और भी जितने चाहिए
भाई अरे वो और कौन सी चीजें, यही तो जानना चाह रहे हैं आप, उसी में चुप्पी सा जाते हैं। जब बोलते हैं और कौन सी चीजें, तो वो थोड़ा बता दो ना भाई, ये चीजें हैं जो हमें करनी है। इसी के लिए तो आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं। देखिए, जो जो जरूरत होगी जनता के हित में वो सारे निर्णय होंगे। और हमारे जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पांडे जी बड़ा गजब कर रहे हो आप। 51 से बनी हुई पार्टी जनसंघ, 80 से बनी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी इतना सक्रिय, और जब हम पूछ रहे भाई क्या क्या जरूरी है, तो बोल रहे जो जो जरूरी होगा करेंगे। तो ये छुपा क्यों रहे हो जो जरूरी है? नहीं, छुपा क्या रहे? आपने देखा नहीं क्या, आर्थिक दृष्टि से भी जब जो जो लाना पड़ा वो सारी चीजें लाए हैं। पांडे जी हमारी मदद कर नहीं रहे। पांडे जी एक यूसीसी को पकड़ के बैठ गए, बस यूसीसी लागू करना है। तो रविंद्र सिंह ढुल जी, अभी पांडे जी कह रहे जो जरूरी होगा वो भी कर देंगे, और यूसीसी लागू करना है ना, इसके लिए जनादेश बड़ा जरूरी है। ये आप लोग जो अड़चन डालते हो, आप अड़चन डालने के लायक ही ना रहो, ऐसी व्यवस्था कर देनी है। क्या कहते हैं रविंद्र जी, कैसे रोकोगे अब इन्हें? सर हिमांशु जी, इनको हमें रोकने की आवश्यकता नहीं, इन्हें जनता रोकेगी अपने आप। पहली बात, अच्छा, हमारा प्रयास है कि भी जनता को जो है इस चीजों के लेकर के अवेयर किया जाए कि इनका जो एजेंडा है जी, उस एजेंडा से कैसे बचाया जाए इस देश की जो है सभ्याचार को, इस देश की डाइवर्सिटी को। क्योंकि जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि हर जगह पे फासिज्म हिमांशु जी, हम जानते हैं कि फासिज्म इज समथिंग जहाँ पे आप मेजोरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसा फैसला लेते हो जो है बेसिकली मेजोरिटी के पक्ष का नहीं होता, मेजोरिटी का अल्टीमेटली नुकसान करता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी फैसले पॉपुलिस्ट मेजर दिखेंगे, जी, जनता को अट्रैक्ट करने नुकसान करेगा। जैसे अग्निवीर की योजना है, आज के दिन में इस देश के का है, उस समय जब हमने बात की थी कि ये योजना देश के लिए हानिकारक है, नुकसान करेगी, तो धीमे धीमे करके से ही लोग उसको जो है एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं। तो ऐसी चीजों को से जो है लोगों को अवेयर करना, और इसी चीज के लिए हमारे तरफ से अच्छा ये बताओ रविंद्र जी, ऐसी विविधता का क्या करेंगे जिसमें ए राजा जैसे लोग बयान दें कि भारत तो कोई देश ही नहीं है? ऐसी विविधता का क्या करेंगे जिसके अंदर स्टालिन के बेटे बोले कि सनातन धर्म तो कोड है, एक्ट है, इसे तो समाप्त कर देना चाहिए? तो ऐसी विविधता का तो इलाज हो जाए नहीं चाहिए, क्या कहते हैं आप? तो इस देश के अंदर हमें जब रहना है, हमको समझना एक बार बड़े क्लियर तौर पे समझनी पड़ेगी कि द्रविडियन आइडियोलॉजी जो है, द्रविडियन सभ्यता के अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े इस प्रकार के लोग हुए हैं, बहुत सारे बड़े प्रचारक भी हुए, बहुत सारे समाज सुधारक भी हुए। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो के अंदर नॉर्मल है, वहां पे बिल्कुल छत्तीसगढ़ के अंदर यदि हम जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर किसकी पूजा होती है, हमारे यहाँ पे नहीं होती है। ऐसे ही द्रविडियन आइडियोलॉजी के अंदर जो है वहां पर पूजा होती है जिसकी वो नॉर्थ के अंदर नहीं होती है, ऐसे नॉर्थ के अंदर जो होती है वो साउथ में नहीं होती है। तो हमारी आइडियोलॉजी से उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि आप उसको कंपेयर करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर क्या इस प्रकार की चीजें आती हैं, यदि आती हैं तो बताएं। यदि द्रविडियन आइडियोलॉजी, हम जानते हैं गोवा के अंदर जो है भाजपा के खुद के मुख्यमंत्री गौ मांस को खाने को प्रमोट करते हैं। एक बात की विविधता को देखो सर, कि कहां हमारे देश में आदि शंकराचार्य हुए जिन्होंने बद्रीनाथ में पूजा करने के लिए केरल के ब्राह्मणों को लाके बिठाया ताकि लोग जुड़े, और एक उन लोगों के साथ आप खड़े हो रहे हो रविंद्र सिंह ढुल जी, जो इस विविधता के आधार पर कितनी दूरी बढ़ाई जा सके उसके संदर्भ में आप पैरवी करोगे। द्रविडियन अलग है, आर्यन अलग है। अरे भाई, जो ये तमिलनाडु है ना, ये जो तमिल भाषा है उसके अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, या अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो राज करोगे नीति के कहां पैरवी में पड़ गए रविंद्र सिंह ढुल जी? आप थोड़ा विचार कीजिएगा। ये जो विभाजन संबंधी बातें हैं ये उन्हीं लोगों के द्वारा है जिन्होंने गुलाम बना रखा था। बहरहाल मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर से पांडे साहब आपके पास आना चाहता हूं, और पांडे साहब जानना ये चाहता हूं, आपने बताया कि देखो संशोधन इन्होंने किया था नेशनल जुडिशियल सिस्टम में, तो उसको तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन ये जो सरकार है, इस सरकार को निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में, जिसमें कहा था कि चीफ जस्टिस को शामिल रखो, उसको बदल दिया इन्होंने इसी जनादेश में और चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। तो थोड़ा आप रोशनी दीजिए, ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार होने से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बचेगी या संकट में आएगी? देखिए, वो इलेक्शन कमीशन में कौन होगा और ये होगा, ये कोई
ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर तो ही नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो अपरिवर्तनीय है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा। अब ये वो 2 आदमी मिलकर चुने या 5 आदमी मिलकर चुने, ये सब तो बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं थोड़ा रोकना चाहता हूं पांडे साहब, थोड़ा इस पर स्पष्ट चाहता हूं। भाई जिस व्यवस्था से देश में सरकार का निर्माण होता है, मतदाता अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से अपना भविष्य नेताओं के हवाले कर सके, इस प्रक्रिया को जो संस्था निर्धारित करती है, उस संस्थान में नियुक्ति के संदर्भ में एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अंतर्गत थी। अब जो सत्ता में है वही तय कर रहा है कि आगे चुनाव मेरी पसंद का व्यक्ति कराए। ये कितना सही हो कितना गलत, सीवी पांडे साहब? तो आप जो बेसिक के संदर्भ में बात कर रहे हैं, फंडामेंटल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल तो किसी भी लोकतांत्रिक देश का ये कहता है, मेरी समझ के अनुसार, कि देश में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? ये सबसे एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण बात देश को जानना चाहिए कि आपको वोट देने का अधिकार भी यह मौलिक अधिकार नहीं। जब वोट देने का ही अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो उससे सारी संबंधित सारी चीजों को जब चाहे तब बदल सकती है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट बदल सकती है। तो मौलिक अधिकार की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इसको तो बेसिक स्ट्रक्चर पर दूर दूर तक नहीं मान सकते जी। तो ये बोलने का अधिकार है, हम वो मौलिक अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है मौलिक। वो कानूनी अधिकार है, कानून से, पार्लियामेंट ने कानून से आपको अधिकार दिया है, कानून जब चाहेगी उससे संबंधित जो भी चीजें उसको बदल, तो वो तो कोई बड़ी बात। देखिए जो बात है, देखिए जो आप बार हिंट कर रहे हैं, तो इनको बदलाव की जरूरत अगर कहीं पड़ती है, तो मैंने कहा कि सेकुलरिज्म को बदलने की जरूरत पड़ती है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली लाने की जरूरत पड़ सकती है। उनको नहीं भरोसा है कि ये जो फेडरलिस्ट, जिससे आज ये बीजेपी की महसूस कर रही है कि हमारा मुख्यमंत्री ने, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम नहीं कानून माने, तो कहेंगे भाई इस तरह कानून नहीं चलेगा, अब तो हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे अमेरिका का है कि राष्ट्रपति चुनाव लागू करो, तो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, बाकी जो अपना स्टेट चलती है। अब ये सब बड़ी बड़ी चीजें करेंगे ना, ये छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजों, थोड़ी बड़ी बड़ी चीजों के संदर्भ में उम्मीद हो सकता है देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर दे भारतीय जनता पार्टी। इस उम्मीद को भी सीवी पांडे साहब देख रहे हैं, ये जो शब्द आ गया उसको भी हटा दें। तो एक बार फिर मौका दे रहा हूं प्रेम प्रकाश जी आपके पास में, भाई सबसे बड़े दल के प्रतिनिधि आप हो, थोड़ा बता दो प्रचंड बहुमत की सरकार आने पर क्या है जो करना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो या आप बोल रहे हो फिर से वही समय आएगा कर देंगे? देखिए मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमारा लक्ष्य 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाना है जी। 247 तक अगर हम विकसित भारत बनाएंगे तो उसमें हमारा आर्थिक ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र का हर जगह जहां पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे दुनिया में स्वीकार्य हो, उसके लिए जो जो करना है सब करना है। तो कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश जी ने कह दिया भाई प्रचंड बहुमत की सरकार इसलिए चाहिए कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत बना देना है, और विकसित भारत बनाने के लिए सदन में 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए, आधे राज्यों में भाजपा की सरकार चाहिए। अब देश की जनता को फैसला लेना है कि इस देश को अगर विकसित भारत बनाना है भाजपा के दावे के अनुरूप, तो भाजपा को 400 पार एनडीए के साथ पहुंचा देना है। देखिए जनता क्या फैसला लेती है, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव दिलचस्प है। इस दिलचस्प चुनाव पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब समय इजाजत लेने का, तो मुझे इजाजत। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।